हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 67। और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मैं मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। क्वेश्चन नंबर 91। अर्नस्ट मेयर वाज ए जोग्राफर, बायोकेमिस्ट, जोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो ये हार्वर्ड के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। और इसीलिए ये चूंकि एवोल्यूशन से रिलेटेड है, इसीलिए इनको ऑनर करने के लिए बोला जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। एवोल्यूशन के फील्ड में इन्होंने काम किया हुआ है। इन्होंने ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी मिला है। इसमें है बेल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, एंड क्रॉफर्ड प्राइज। बेल्जियन प्राइज है 1983, ये 1994, और क्रॉफर्ड प्राइज है 1999 में। और इन्होंने सिंह ही pioneered the currently accepted definition of biological species। तो ये इतनी पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, माइटोटिक सेल डिवीजन अकर्स इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल इन एनिमल्स, टोबैको मोजाइक वायरस, बैक्टीरियोफेज, ऑल ऑफ द अबव। तो माइटोटिक सेल डिवीजन ये किस में होगा? ये डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होगा। टोबैको मोजाइक वायरस और बैक्टीरियोफेज ये ए सेलुलर है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक। दे कैनॉट रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन, ये जब तक होस्ट सेल के अंदर नहीं जाएंगे तब तक ये रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। और जब ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो इसकी मशीनरी को कंट्रोल करते हैं और उसकी हेल्प से ही अपनी कॉपीज बना सकते हैं। तो यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन होगा डिप्लॉयड सोमैटिक सेल, आंसर। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। Which of the following statements are correct about G1 phase? Cell is metabolically highly active, continuous growth of the cell, replication of DNA। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया जीवन फेज के लिए। सेल इज मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, एकदम सही है। कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ द सेल, ये भी सही है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये गलत हो गया। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा ये एस फेज में। यहाँ पे पूछा गया जीवन फेज के रिस्पेक्ट में, तो आंसर होगा यहाँ पे 1 and 2 इज करेक्ट बट थर्ड इज इनकरेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ये अमाइनो ग्रुप, ये इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप राइट हैंड साइड, इसको एन टर्मिनल, इसको बोलेंगे सी टर्मिनल क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये एच और ये आर, ये वेरिएबल आर्म। तो यहाँ पर अगर आर एच से रिप्रेजेंट होगा तो ये हो गया ग्लाइसिन। और अगर ये मेथिल ग्रुप है जैसा कि इसमें है तो ये हो गया एलानीन। तो एलानीन कार्बोहाइड्रेट गलत हो गया। एलानीन लिपिड्स ये भी गलत। फेनिलएलानीन अमाइनो एसिड ये सही है, लेकिन ये फेनिलएलानीन का स्ट्रक्चर नहीं है। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, एलानीन अमाइनो एसिड्स। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। Read the given example properly. Morphine, abrin, ricin, gums, vinblastine, anthocyanin, protein and nucleic acid। तो ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनका नोन रोल नहीं होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जो ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए जरूरी है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए। मॉर्फिन क्या है? ये अल्कलॉइड कैटेगरी। एब्रिन और राइसिन ये टॉक्सिन्स हैं। गम्स ये पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन ये ड्रग्स। एंथोसाइनिन यहाँ पर पिगमेंट्स की कैटेगरी में, ये वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड अगर सिंथेटिक रिएक्शन देखी जाए तो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस।
तो यहाँ पर इंटरमीडिएट हो या प्रोडक्ट्स हो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के, वो मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। तो ये सारे मेटाबोलाइट्स, ये वाले सेकेंडरी, ये प्राइमरी। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल बिलोंग फॉर्म सेम कैटेगरी ऑफ केमिकल्स। तो सेम कैटेगरी ऑफ केमिकल्स गलत हो गया। ऑल हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन, तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये सब दे रखे हैं, इनके आइडेंटिफाइबल फंक्शंस नहीं है। ऑल हैव नॉट आइडेंटिफाइबल फंक्शन एट द मोमेंट, तो इनके हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का है। ऑल आर मेटाबोलाइट्स, ये सही है, तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। ऑक्सिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑक्सीन विच इज ए, तो ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होगा टू ग्रो, और ऑक्सीन इंडोल कंपाउंड से डिराइव्ड है। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सीन्स हैं। 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सिंथेटिक ऑक्सीन। तो आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 97 में दिया हुआ है इन C4 प्लाज्मोडेस्माटा आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो C4 प्लांट्स में क्रैंस एनाटॉमी होती है। क्रैंस एनाटॉमी में बंडल शीथ सेल्स और ये मीजोफिल सेल्स, ये रिंग के फॉर्म्स में होते हैं, वैस्कुलर बंडल को सराउंड किए होती हैं। और मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल्स ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड भी होते हैं। तो मीजोफिल सेल्स में जब CO2 एंटर करेगा तो ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आएगा, और इसके बाद यहाँ पर ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और ये फिर इस फॉर्म में आता है बंडल शीथ सेल में। मैलिक एसिड जब यहाँ पर एंटर करेगा तो C4 के फॉर्म में, और यहाँ पर इसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन। इसका फिर ये सेकेंडरी फिक्सेशन होता है, यहाँ पर बनेगा कैल्विन साइकिल के थ्रू ये फिक्स किया जाएगा। और C4 से जो कि मैलिक एसिड था, ये इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, और ये फिर 3 कार्बन का प्रोडक्ट जो होगा ये जाता है मीजोफिल सेल में। तो 4 कार्बन का प्रोडक्ट मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में, और 3 कार्बन का प्रोडक्ट जाएगा बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल में। यहाँ पर फिर ये रीजनरेशन में यूज होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के। तो ये 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, ये इसी को बोलते हैं पायरुविक एसिड। तो C4 एसिड फ्रॉम मीजोफिल सेल्स टू बंडल शीथ सेल्स, C4 एसिड, तो मीजोफिल से बंडल शीथ सेल में C4 सही है। C4 एसिड फ्रॉम बंडल शीथ सेल टू मीजोफिल, बंडल शीथ से मीजोफिल सेल में C4 के फॉर्म में नहीं, C3 एसिड के फॉर्म में आएगा। C3 एसिड फ्रॉम मीजोफिल सेल्स टू बंडल शीथ सेल, C3 एसिड ये मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में, तो ये भी गलत हो गया, ये C4 के फॉर्म में आता है। C3 एसिड फ्रॉम बंडल शीथ सेल टू मीजोफिल सेल्स, ये सही है। 3 कार्बन का है, बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल्स में जब जाता है। तो 2 यहाँ पर सही है, A और D। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 में दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इन ह्यूमंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस। स्टेटमेंट 2 इन ह्यूमंस कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री न्यूरोजेनिक। तो कार्डियक मसल्स कैसे हैं? स्ट्राइटेड हैं, धारीदार हैं, ये सही है। ये सिलिंड्रिकल होते हैं और ये ब्रांचिंग भी शो करते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये गैप जंक्शंस का काम करती हैं। इस तरह से धारियाँ स्ट्राइटेड अपीयरेंस प्रेजेंट है, जैसा कि स्केलेटल मसल्स में है। और यहाँ पर इंटरकलेक्टेड डिस्क में गैप जंक्शंस के थ्रू ये फंक्शनल सिंसीशियम का काम करते हैं। फंक्शनल सिंसीशियम मतलब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, पूरे के पूरा वेंट्रिकल मसल्स जो होती हैं एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगी, फंक्शनल सिंसीशियम। इसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है ह्यूमंस कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री न्यूरोजेनिक। ये इनवॉलेंट्री हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये न्यूरोजेनिक नहीं, ये कैसे है? मायोजेनिक है। मायो मतलब हो गया मसल, जेनिक मीन्स टू जनरेट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है वो मसल की खुद की एक्टिविटी से जनरेट होता है।
एक्सटर्नल स्टिमुलस इसके लिए नहीं चाहिए, नर्वस स्टिमुलस नहीं चाहिए। तो कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री, न्यूरोजेनिक गलत दिया हो, मायोजेनिक होना चाहिए था, ये तब सही था। तो ये सही है और ये यहाँ पे गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर होगा सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 99, विच इज द इनकरेक्ट मैचिंग। यहाँ पर इनकरेक्ट मैचिंग बतानी है। कैलिक्स, करोला, इंफीरियर ओवरी। ये इंफीरियर ओवरी नहीं, ये सुपीरियर ओवरी है। हाइपोगाइनस। एक्टिनोमॉर्फिक, ये सिंबल भी सही है। तो इनकरेक्ट मैचिंग होगा यहाँ पर थर्ड। इंफीरियर ओवरी होती है कंपोजिटी है एस्ट्रेसी फैमिली में। रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स दोनों ही जो है यहाँ पर इंफीरियर ओवरी है। क्वेश्चन नंबर 100, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स अगर इन द सेल्स ऑफ। तो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स ये किसमें, ग्रीन प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बोथ 2 and 3। तो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स जो हैं ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हैं, प्लांट्स में एब्सेंट हैं, और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में भी ये एब्सेंट है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज विच आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर। तो विच हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो ये लैक्टोज जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। लैक्टिक एसिड की वजह से कैसीन जो प्रोटीन है जिसकी वजह से कर्डलिंग ऑफ मिल्क होता है। तो चूंकि ये लैक्टोज जो कि ऑर्गेनिक है तो इसलिए ये कैसे हो गए, हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म हो गए। इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स वाले भी, और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग रेगुलर रूट्स में है, राइजोबियम वगैरह, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी हेट्रोट्रोफिक। तो दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, एंसेंट बैक्टीरिया को बोलते हैं। ये 3 तरीके के एग्जाम्पल्स, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथैनोजेंस। Now we move to other question. Question number 92, the given below diagram of animal belongs to। तो ये 100 फिश है, आरी जैसे दांत हैं इसके, प्रिस्टिस, और ये कार्टिलेजनस फिश है। एनिडा, कॉर्डेटा, इकानोडर्मेटा, मोलस्का। तो ये फाइलम कॉर्डेटा, और फाइलम कॉर्डेटा में ये सब फाइलम है यहाँ पर वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में फिर 2 डिविजन्स हैं, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। तो ये है नैथोस्टोमेटा, और नैथोस्टोमेटा में फिर ये 2 सुपर क्लास, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। तो इसमें फिर 2 क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। तो ये मेंबर है ऑस्टिक्थीज का, ये मेंबर है कॉन्ड्रिक्थीज का। कॉन्ड्रिक्थीज मतलब कार्टिलेजनस फिशेस। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103, फूड स्टोरेज मटेरियल ऑफ रोडोफाइसी आर वेरी सिमिलर टू। तो रोडोफाइसी में जो फूड स्टोरेज है ये माइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर है। फ्लोरिडियन स्टार्च यहाँ पर रोडोफाइसी का फूड, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है ये। 103 is second. Now we move to other question. Question number 104. Dense connective tissue are divided into dense regular and dense irregular tissue. तो ये किस बेसिस पर, ये बेसिस on the basis of orientation of fibers. फाइबर्स अगर रेगुलर बंडल्स में पैरेलली अरेंज्ड हैं तो इसको बोलते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये अगर इरेगुलर हैं तो
इरेगुलर ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर के बेसिस पर है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स हैं टेंडन्स, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो है बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, और ये मसल से बोन को, टेंडन्स। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। पामेटली कंपाउंड लीव्स। पामेटली कंपाउंड लीव्स लीफलेट अटैच टू कॉमन एक्सिस रेकेस। तो कॉमन एक्सिस रेकेस से जब लीफलेट्स अटैच्ड होती हैं तो ये वाला हो गया इस तरह का। और अगर ये पामेटली कंपाउंड है तो ये लीफलेट्स इस तरह से हथेली में जैसे फिंगर्स अराइज हो रही हैं। तो पामेटली कंपाउंड लीव्स में यहाँ पर एक पॉइंट से, कॉमन एक्सिस से नहीं। और फिलोटैक्सी, पैटर्न ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन स्टेम और ब्रांच, ये सही है। फिलोटैक्सी सनलाइट के बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स लीफलेट अटैच टू ए कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल। तो ये पिन्नेटली नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था पामेटली, और यहाँ पर होना चाहिए था पिन्नेटली, तो ये भी गलत। वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ, ये सही है। रेटिकुलेट वेनेशन है और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट लीव्स में और पैरेलल वेनेशन ये मोनोकॉट लीव्स में। तो आंसर होगा, यहाँ पर पूछा गया है फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग हुई बी और डी। Now we move to other question, question number 106. Given below are two statement, assertion and reason. Parenchyma and collenchyma are a type of simple permanent tissue. तो सिंपल परमानेंट जो एक ही टाइप के सेल से मिलकर के बना हो। पैरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मगर एक से ज़्यादा हो तो, लेकिन यहाँ पर एक ही टाइप है तो ये गलत हो गया। पैरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सही है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। Now we move to other question, question number 107. Arrange the following cells in an ascending order of their sizes. तो माइकोप्लाज्मा का साइज है 0.3 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ऑस्ट्रिच एक लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल। ह्यूमन आरबीसी है 7 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया है 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो ये पहला, फिर ये चौथा, फिर तीसरा और फिर दूसरा। 1 4 3 2। Given below are two statements. Cell division is a very important process in only multicellular organism. तो ये ओनली वर्ड यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये यूनिसेलुलर में भी है और मल्टीसेलुलर में भी है। ग्रोथ दोनों में सेल डिवीजन से होगी। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस, इंटरफेज और एम फेज, ये सही दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109. Given below are two statements. In human respiratory system, the branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. और ये दो पार्ट, इस दो जोन्स होते हैं, कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन जो बना होता है डक्ट्स एंड एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई का। और कंडक्टिंग जोन जो होता है इसमें नेजल पैसेज से शुरू, नेजल से शुरू होकर के नॉस्ट्रल से, और यहाँ पर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ये यहाँ पर है कंडक्टिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन का काम क्या होता है, ये फिल्टर करता है, क्लियर करता है एयर को जो इनहेल कर रहे हैं हम। उसके अलावा ये ह्यूमिडिफाई करता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, बॉडी टेम्परेचर पर लेकर के आएगा। और एक्सचेंज जोन जो है वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा। इन ह्यूमंस द टू लंग्स आर कवर्ड बाय सिंगल लेयर्ड प्लूरा, ये गलत है, ये डबल लेयर्ड होती है।
और इसमें बीच में प्लूरल फ्लूइड होगा मिनिमम क्वांटिटी में। ये फ्रिक्शन को कम करता है। तो ये यहाँ पर सही है और ये गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 110। Given below are two statements. A very significant contribution of meiosis is cell repair. तो मियोसिस का काम ये सेल रिपेयर में नहीं हेल्प करना है। मियोसिस का काम क्या है? क्रोमोसोम नंबर इन स्पीसीज अक्रॉस जनरेशंस, ये इसको मेंटेन रखता है। माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट, ये सही है। तो यहाँ पर पहला गलत और दूसरा सही। थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कब? जब यहाँ पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स का क्लोजर होता है। लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर होगा बाइकस्पिड वॉल्व, इसी को बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, और यहाँ पर यह है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व दोनों, और ये जब दोनों क्लोज होंगे रैपिडली तब ये फर्स्ट हार्ट साउंड। और यहाँ पर जो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वो सेमिलूनर वॉल्व्स के क्लोजर से। एओर्टा में भी यहाँ पर सेमिलूनर वॉल्व्स और यहाँ पर भी पल्मोनरी ट्रंक्स में भी सेमिलूनर वॉल्व्स क्लोज। तो ये रिस्पॉन्सिबल है सेकंड हार्ट साउंड के लिए। और ये वाला हो गया फर्स्ट हार्ट साउंड। तो 111 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112। व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस टाइप ऑफ करोनरी आर्टरी डिजीज, टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, प्रोसेस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये टाइप ऑफ करोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, इनकी नैरोइंग हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन हो जाएगा यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम और फाइब्रस टिश्यू। तो इट इज a type of coronary artery disease. Next, how many matchings are correct? PCT, proximal convoluted tubule. तो ये बोमेंस कैप्सूल, ये यहाँ पर जो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है घुमावदार, इसको बोलते हैं PCT। इसके बाद फिर ये आएगा लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम्ब है ये फिर जा करके यहाँ पर DCT, और ये खुलेगा कलेक्टिंग डक्ट में। ये हो गया PCT। तो PCT के लिए पूछा गया है ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये किसके लिए? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर वासा रेक्टा भी होगा जो इसके पैरेलल चलेगा, और इन दोनों में करंट का डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है। इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो जो होगा वो नीचे की तरफ, और इन्हीं में जो एक्सचेंज होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रीनल कॉर्पस्कल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, वासा रेक्टा काउंटर करंट मैकेनिज्म, रीनल कार्पस्कल, ये हो जाएगा ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है? ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इसको और बोमेंस कैप्सूल दोनों को मिला करके बोलते हैं रीनल कार्पस्कल। और ये किसके लिए जरूरी है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए। काउंटर करंट मैकेनिज्म ये वासा रेक्टा में। तो आंसर यहाँ पर ये चारों ही सही है। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114। Total number of cytochromes involved in ETS of mitochondria. ETS electron transport system,
तो यहाँ पे साइटोक्रोम B C1CA3, तो ये हो गए 5, 1 2 3 4 5। सी यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो ये कितना है 5। Now we move to other question. In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of the axillary bud. This phenomena is, तो इस phenomena को बोलते हैं higher plants growing apical bud. ये इनिबिट करती है ग्रोथ किसकी, एक्सिलरी बड की। ये अपाइकल बड या एक्सिलरी बड की ग्रोथ को इनिबिट करेगा, इसको बोलेंगे अपाइकल डोमिनेंस। और अपाइकल डोमिनेंस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ऑक्सिन। और यहाँ पर साइटोकाइनिन जो है ये ओवरकम करता है अपाइकल डोमिनेंस को। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक, अपोजिट एक्शन। Which statement is incorrect for thick filament muscle fiber? Incorrect है thick filament muscle fiber के लिए। Is thick filament is a polymerized protein. Globular head with a short arm are called heavy meromycin. Is thick filament is found by actin protein and active sites for actin are located over meromycin. तो meromycin इसका heavy meromycin, light meromycin, ये इसके कंपोनेंट्स, ये यहाँ पर ये कहलाएगा हैवी मीरोमाइसिन। ये यहाँ पर जो टेल है वो यहाँ पर लाइट मीरोमाइसिन, और ये मायोसिन के मोनोमर्स हैं, मीरोमाइसिन। तो इस थिक फिलामेंट इज ए पॉलीमराइज प्रोटीन है। पॉलीमर किसका मोनोमर है, इसमें क्या है, तो मीरोमाइसिन, ये इसका मोनोमर। और ग्लोबुलर हेड विद ए शॉर्ट आर्म, ये इसमें ग्लोबुलर हेड, ये शॉर्ट आर्म, इनको मिला करके बोलेंगे हैवी मीरोमाइसिन। यहाँ पर एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट और एटीपीज एक्टिविटी, ये सारा ग्लोबुलर हेड में प्रेजेंट है। और इस थिक फिलामेंट इज फाउंड बाय एक्टिन प्रोटीन, ये गलत हो गया। थिन फिलामेंट जो होता है वो बना होता है एक्टिन प्रोटीन का। तो इनकरेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट होगा यहाँ पर थर्ड। Now we move to other question. Question number 117. How many matchings are correct? Cartilaginous joint, ये किसमें है, वर्टिब्रल कॉलम में। साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। साइनोवियल जॉइंट, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट ये एल्बो में, नी में, फिंगर्स के बीच में, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये सब साइनोवियल। कार्टिलेजिनस जॉइंट, सैडल जॉइंट, ये गलत है। सैडल जॉइंट भी साइनोवियल जॉइंट का ही एग्जाम्पल है। पिवट जॉइंट एटलस और एक्सेस के बीच में है, एटलस और एक्सेस। एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, एक्सेस सेकंड, तो यहाँ पर पिवट जॉइंट। तो ये दो गलत दिए हुए हैं, ए बी सी यहाँ पर सही है, आंसर होगा 4। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118। विसरल मसल्स आर, तो विसरल मसल्स क्या हो गए, स्मूथ मसल्स, ये स्पेंडल शेप है, फ्यूजीफॉर्म हो फ्यूजीफॉर्म भी बोल सकते हैं, और ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ब्रांचिंग भी नहीं शो करते हैं। तो नॉन स्ट्राइटेड, स्मूथ, इनवॉलेंट्री। स्ट्राइटेड नहीं है, धारियाँ एब्सेंट है, इसीलिए स्मूथ बोला जाता है। नॉन स्ट्राइटेड, स्मूथ, वॉलेंट्री, गलत। वॉलेंट्री वर्ड यहाँ पे गलत है, ये इनवॉलेंट्री है। तो आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 119। Which of the following statements are true for the phylum Chordata? In Urochordata, notochord extends from head to tail and it is present throughout their life. तो ये गलत है, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। इन वर्टिब्रेटा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, करेक्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, कॉर्डेटा के लिए सही है ये। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, तो 3 सब फाइलम है यहाँ पर, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा इनको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। तो ये गलत हो गया, बी सही है।
सी सही है और ये गलत है, बी एंड सी इज करेक्ट। आंसर है थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच यहाँ पर टी एच मॉर्गन लिंकेज से रिलेटेड है। टी एच मॉर्गन वर्कड ऑन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है। ड्रोसोफिला पे वर्क किया था। अल्फ्रेड स्टुडेवेंट रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, ये गलत है। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क ये 1900 में हुआ था। 3 साइंटिस्ट थे यहाँ पर, ह्यूगो डिवरीज, कोरेंस एंड शेरमार्क। So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by Alice sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। मैं आपको 121 से 150 तक कराने आया हूं और आपको पता है कि हम लोग FST 67 का डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं गवाते। लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन, इसमें से कौन हार्मोन नहीं है। कोलिसिस्टोकाइनिन, आपके पास ये हार्मोन है, आपको पता है ये हार्मोन है और आपको इंटेस्टाइन से रिलीज होता है और काम करता है पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पर। पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कराता है, एंजाइम की बात करते हैं। गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइज, ये भी हार्मोन है और ये आपके पास रेगुलेट रखता है आपके गट पेरिस्टाल्सिस को और जो भी आपके पास जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसे प्रिवेंट करेगा। थायरोकैल्सिटोनिन का काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना। और BSE आपके पास, ये भी आपके पास थायरोकैल्सिटोनिन भी हार्मोन है, लेकिन याद रखिएगा ये BSE हार्मोन नहीं है, ये है एक डिजीज और जिसका नाम होता है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और ये डिजीज होती है किसके जरिए, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के जरिए, जिसे हम प्रायोन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी को हम मैड काउ डिजीज भी कहते थे। तो ये आपके पास हार्मोन नहीं है, ये हार्मोन नहीं है। आंसर 121 का 4 हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए 122। आप इस डायग्राम को देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग बताना है। और इस डायग्राम आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में यहां पर लिखा हुआ है जॉलेस वर्टिब्रेट, जॉलेस वर्टिब्रेट। और जॉलेस वर्टिब्रेट में कौन, पेट्रोमाइजॉन। कौन बेटा, पेट्रोमाइजॉन मतलब लैम्प्रे। और ये साइक्लोस्टोम में आगा, जॉलेस वर्टिब्रेट है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ये भी ठीक है। सीलोमेट, सीलोम तो होगी। और क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस है, ये बात भी सही है। चारों बातें इस डायग्राम के लिए ठीक हैं। आंसर आपका फर्स्ट बन जाना है, ABCD। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ 123। इन द गिवन ब्लो हार्मोन हाउ मेनी आर सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। इसमें से कितने हार्मोन ऐसे हैं जो प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन यस, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यस, कॉर्टिसोल नहीं, एस्ट्रोजन सही है, प्रोजेस्ट्रोजन भी सही है, थायरोक्सिन नहीं, रिलैक्सिन सही है, प्रोलैक्टिन नहीं। तो आपके पास कितने हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होंगे, 1 2 3 4 5। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 124। हाउ मेनी सेल्स आर हैप्लॉइड। कितनी इसमें सेल हैं जिनका नेचर हैप्लॉइड है, मतलब N। तो स्पर्मेटोगोनिया 2N होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2N है, ओवम आपके पास मियोसिस के बाद बन गया N है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 के बाद बनेगा, प्लॉइडी हाफ हो जाएगी N, फर्स्ट पोलर बॉडी भी N होगा, सेकेंड पोलर बॉडी भी N होगा, लेकिन प्राइमरी oocyte N नहीं 2N होगा। तो कितने N वाले यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो 1 2 3 4, 4 लोग जो हैं वो है आपके पास, 4 इसमें सेल्स जो हैं जिसका नेचर हैप्लॉइड है। आंसर आपके पास 124 का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 125।
गौर से देखिए क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं, द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट, वो कैपेसिटी जिससे पूरा प्लांट बनाया जा सकता है किसी भी सेल या फिर हम बात करें एक्सप्लांट से, तो ये फिनोमिना टोटीपोटेंसी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, और ऐसी सेल टोटीपोटेंट सेल कहलाती है। आगे हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है, बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट। कह रहे हैं हमने वहां पर जाकर उस जीन को ट्रांसफर किया और हमने कहां पर एक्सप्रेशन लाया, प्लांट्स पर, और उसने रेजिस्टेंस पैदा करी इंसेक्ट के लिए विदाउट नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड इन इफेक्ट, जिसकी वजह से हमने इसे बोला बायोपेस्टिसाइड। बीटी कॉटन में यही तो करते हैं भाई, लेप्डोप्टेरन, कोलियोप्टेरन और डिप्टेरन के लिए, कि हमने वहाँ पर कोई इंसेक्टिसाइड नहीं छेड़ा है, हमने क्या किया है, वहाँ पर जीन को ही ट्रांसफ़र किया है, और इंसेक्ट के गट में जब भी वो आपके पास टॉक्सिन जाएगा और वो टॉक्सिन एल्कलाइन मीडियम पाकर एक्टिवेट होगा और सेल की लिसिस कर देगा। क्लियर बेटा? तो आंसर आपके पास दोनों सही ऑप्शन है, आंसर 4 बन जाना है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन बिलो दो स्टेटमेंट हैं, इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन इकोलाई वर आइसोलेटेड। 1963 में जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को खोज रहे तो एक डिफेंस मैकेनिज्म हमने देखी कि बैक्टीरियोफाज जैसे वायरस से बचने के लिए क्या करता है, 2 तरह के एंजाइम रिलीज करता है। एक एंजाइम का नाम था मिथाइलेज, जो कि खुद के डीएनए पर लगाता था कि वो कई खुद का डीएनए ही कट ना कर दे, और दूसरा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना, और ये डीएनए, ये एंजाइम जो है वायरल डीएनए को कट कर देता था। बात बिल्कुल सही है बेटा। और पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो खोजा गया, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो खोजा गया, उसका नाम है हिंद 2। फिर स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं, हिंद 2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट बाई रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसे हम कह रहे हैं पैलिंड्रोम। फिर कह रहे हैं वो पैलिंड्रोम 9 बेस पेयर का होता है, ये बात गलत है, यहाँ पर 6 बेस पेयर ठीक है। कितना बेस पेयर? 6 बेस पेयर ठीक है यहाँ पर, और जिसका पैलिंड्रोम होता है, याद रखिएगा, GTC GAC, ये पैलिंड्रोम है, और वो C और G के बीच में कट करता है। दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास, एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। आंसर आपके पास सेकंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट मैच है। डाउन सिंड्रोम कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, बिल्कुल डाउन सिंड्रोम में पाम क्रीज आपको देखने को मिलेगा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलेंगे, मैनी लूप्स देखने को मिलेंगी, फरोड टंग देखने को मिलेगी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम स्टेराइल इंडिविजुअल हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर में ट्राइसोमी हुई है एक्स क्रोमोसोम की, मेल हैविंग ब्रेस्ट जैसी कंडीशन देखने को मिलेंगी, जिसे हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। फिर लिखा हुआ है टर्नर सिंड्रोम, रूडिमेंट्री ओवरीज, यस स्टेराइल फीमेल हो जाएगी, एक एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी हुई है। यहाँ पर तीनों फीचर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 128, हाउ मेनी करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वर्ड्स। करेक्ट फुल फॉर्म बताना बच्चा, और करेक्ट फुल फॉर्म की बात करी जाए तो देखिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, बात सही है। फिर यहां पर देखिए IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ये भी सही है, ठीक है। फिर बाद में IUT इंट्रा यूट्राइन टेक्नोलॉजी, ये बात गलत है, यहां पर टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर होता है। और किस चीज का ट्रांसफर होता बताओ? ये ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास किसका? जब हम मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में। फिर लिखा हुआ IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये बात सही। कितनी फुल फॉर्म सही है? तो 3 सही है, और इसका मतलब आंसर सेकंड सही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपके पास स्टेटमेंट, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वॉर्ड्स, गोनोरिया और HIV इन्फेक्शन, फिर लिखा हुआ अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। क्या आपके पास जो ये शुरुआत में जो डिजीज दे दी गई है, क्या ये क्योरेबल में आती है? जवाब है नहीं। हेपेटाइटिस क्योरेबल में आती है, सॉरी नॉन क्योरेबल में आएगी,
जेनाइटल वार्ड्स आपके पास क्योरेबल में आएगी, ये क्योरेबल है, ये इनक्योरेबल नहीं है। गोनोरिया भी क्योरेबल है बेटा, जबकि आपके पास अगर कहा जाए कौन इनक्योरेबल है, जिससे सही नहीं हो सकते, हेपेटाइटिस बी, HIV और जेनाइटल हर्पीज। फिर बाद में लिखा STI आर मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, बिल्कुल। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सीरियस कंसर्न है, और याद रखिएगा इसमें 15 से 24 ईयर, 15 to 24 ईयर के इंडिविजुअल यंग वंस ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। वल्नरेबल एज बोली गई है इसे। एक स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। इस तरह से आंसर आपके पास थर्ड बनेगा 129 का। अगला क्वेश्चन 130 लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच। बताइए, एग सेल गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड होगा, एंटीपोडल सेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, न्यूसिलस स्पोरोफाइट बिल्कुल सही है, मिडिल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल, तो जो आपके पास एंथर वॉल है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, तो ये गैमेटोफाइट है, बिल्कुल नहीं। टैपेटम तो आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना, आपको पॉलीप्लॉइडी शो करेगा, और ये स्पोरोफिटिक सेल्स होंगे, तो ये गैमेटोफाइट नहीं होने, ये क्या होंगे, स्पोरोफाइट। मतलब क्या, प्लॉइडी क्या हो जाएगी, प्लॉइडी होगी 2n। आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड बाय कैनबिस प्लांट। कैनबिस सटाइवा, गांजा मिलेगा, चरस मिलेगा, हशीश मिलेगा, मैरिजुआना मिल जाएगा, लेकिन ओपियोइड आपके पास इस प्लांट से नहीं मिलेगा। ओपियोइड मिलेगा मुझे, प्लांट का नाम है पैपेवर सोमनीफेरम, पैपेवर सोमनीफेरम, यह है प्लांट का नाम, है ना, और इसी को हम पॉपी प्लांट भी कहते हैं। और इस प्लांट से मुझे अफीम मिलेगी, मॉर्फिन मिलेगी, कोडीन मिलती है, स्मैक मिलती है, तो ये आपके पास नॉट वाली बात हो गई। आंसर क्या हो जाएगा 131 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपके पास 132, हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर नीडेड टू प्रोड्यूस 200 स्पर्मेटोजोआ। तो याद रखिएगा, अगर मैं इसे स्पर्मेटोगोनिया कहूं, अगर मैं इसे स्पर्मेटोगोनिया कहूं, तो स्पर्मेटोगोनिया का डिफरेंशिएशन होता है और साइज बढ़ता है, और इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्लॉइडी अभी भी 2n है, डिवीजन नहीं हुआ है। फिर अब इसका जब मियोसिस 1 कराएंगे हम लोग, मियोसिस 1 जब होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेल में बदलेगा, और इसका नाम होगा आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और चूंकि आपके पास यहां पर हो गई है, क्या हो गई है, आपके पास मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, तो प्लॉइडी हाफ हो जाएगी। अब ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस 2, और मियोसिस 2 जब आप कराओगे तो बनेंगे 4 सेल्स, और इन 4 सेल्स मतलब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 ही सेल्स बनेंगे, जिनका नाम क्या होगा, स्पर्मेटिड। प्लॉइडी क्या होगी, n, और स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में बदलना कहलाया जाएगा आपके पास स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाया जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये क्या हो गए, स्पर्मेटोजोआ, और ये स्पर्मेटोजोआ की भी प्लॉइडी क्या होगी, n। तो कह रहे हैं एक स्पर्मेटोगोनिया से आपके पास 4 स्पर्मेटोजोआ बने हैं बेटा। तो आपको अगर 200 स्पर्मेटोजोआ बनाने हैं, तो आप क्या करो, 4 से डिवाइड करो, आंसर क्या आ जाएगा 50। 50 आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, आंसर आपका थर्ड है। प्लॉइडी पूछी जा सकती है, टाइप पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। 133, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट फॉर फीमेल ह्यूमन, मतलब ह्यूमन फीमेल के लिए बात है। लिखा हुआ है मिनार्की अराउंड 50 ईयर्स, गलत बात, ये मिनार्की नहीं होती, ये होती है मेनोपॉज। क्या होती है, मेनोपॉज।
समझ पाए कि नहीं? आगे लिखा हुआ 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन की होगी, तो ये होगा। जबकि मिनार्की का क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मिनार्की कहते हैं, ये तो एंड है। और फेलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। LH और FSH अटेन करते हैं पीक लेवल अबाउट 40th डे, तभी ओव्यूलेशन होता है। तो BCD सही है, 3 ऑप्शन ठीक है, आंसर थर्ड बनेगा। आंसर 133 का क्या बन जाएगा बेटा? 133 का आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड मतलब नहीं, सेकंड, मतलब 3 सही है। अगला, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स। देखो लिविंग्स में आप चाहे आपके पास लिविंग कंडीशन में ग्रोथ हो या फिर किसी लिविंग्स के अंदर वाली ग्रोथ है, रिसोर्सेस लिमिटेड के बिहार पर ही होगी, और उसमें आपको कर्व कैसा दिखाई देगा? तो वो कर्व होगा सिग्मॉइड। कैसा कर्व होगा? सिग्मॉइड। लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। आंसर आप याद रखिए, सिग्मॉइड फेज आएगा। अगला क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट मैच? इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है? तो आप देखिए यहां पर TW एंगलमैन का नाम लिखा हुआ है। इन्होंने प्रिज्म को यूज करके मतलब जो विजिबल लाइट है उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़ दिया और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ऑब्जर्व किया। और वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा, कौन सी एल्गी पर ये लाइट डाली? तो वो क्लैडोफोरा। ये बात सही है। फिर देखो TW एंगलमैन प्रिज्म का यूज किया क्लैडोफोरा और ब्रैकेट में ब्राउन एल्गी लिख दिया, जो बात गलत है। ये क्लैडोफोरा ब्राउन एल्गी नहीं होती, ग्रीन एल्गी होती है। क्या होती है बेटा? ग्रीन एल्गी। फिर जैन इंजनहॉर्स की बात करें, इन्होंने प्रिज्म का यूज ही नहीं किया। इंजनहॉर्स ने तो सेटअप प्रिस्टले का यूज किया था। कार्नेलियस वॉन नील ने भी प्रिज्म का यूज नहीं किया था, उन्होंने केमिकल एस्पेक्ट दिया था फोटोसिंथेसिस का। तो इसका मतलब सही जवाब आपका फर्स्ट दिख रहा है, 135 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, द बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। तो ये आपके पास फोर जो लिम्ब है, चाहे व्हेल, बैट और चीता और मैन हो, तो ये स्ट्रक्चर जो बने हैं वो बने हैं आपके पास डिफरेंट हैबिटाट पाए जाने के ब्याह पर एडॉप्टेशन से। ओरिजिन सेम थी, कॉमन एंसेस्ट्री, लेकिन फंक्शन डिफरेंट, जिसकी वजह से भाई साहब वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट दिखने लगे, जबकि एंसेस्टर सेम है, सारे मैमल्स हैं। तो कहा जाता है ये क्यों दिखाई दे रहा है? वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर, नो। फिर लिखा हुआ दे शेयर कॉमन एंसेस्टर, यस। फिर लिखा है दे परफॉर्म सेम फंक्शन, नहीं, डिफरेंट फंक्शन करेंगे। फिर दे हैव केमिकल डिसिमिलैरिटीज, बिल्कुल नहीं। तो आपके पास सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकेंड। 136 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड। 137, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ब्रेन? ब्रेन के रिस्पेक्ट में सही बात आपको बतानी है, तो आप बताइए। यहां पर लिखा हुआ हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, बिल्कुल। हाइपोथैलेमस आपके पास सेरिब्रम, ये पार्ट किसके हैं? फोर ब्रेन के। एसोसिएशन एरिया भी आपके पास फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरिबेलम आपके पास पोन्स हो गया, ये आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है। और कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये यहां पर होना चाहिए मिड ब्रेन। कौन सा ब्रेन? मिड ब्रेन। तो आप बताइए, 3 मैचिंग ठीक है, आंसर आपके पास फर्स्ट बनेगा, 137 का फर्स्ट। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच विद रेफरेंस टू एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड के रेफरेंस में आपको करेक्ट मैच बताना है उसके फंक्शन के बेस पर। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके पास फॉलिकल को मैच्योर कराएगा और ये पिट्यूटरी से रिलीज होता है, बिल्कुल। और वो भी कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी से निकलेगा, बिल्कुल। और वो भी कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी आपको पिट्यूटरी से निकलेगा और ये भी आपको एंटीरियर पिट्यूटरी से ही निकलेगा। आंसर आपका 4 बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा बेटा? 4।
अगला, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन क्लेमाइडियसिस एंड ट्राइकोमोनियसिस? क्लेमाइडियसिस और ट्राइकोमोनियसिस में पहली सिमिलैरिटी है, दोनों आपके पास एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, है ना, दोनों आपके क्या है, सेक्सुअली मतलब जो है ना आपके पास इन्फेक्शंस हैं, बोथ आर क्योरेबल हैं, क्योरेबल डिजीज में आते हैं, यस, दोनों रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है, यस, दोनों STI है, यस, और फिर लिखा बोथ नॉन क्योरेबल डिजीज नहीं, तो ABC ठीक है, ABC ठीक है, आंसर फर्स्ट बनेगा, ABC बेटा ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? अब बताओ, लिखा हुआ ब्रूड पैरासिटिज्म अकर्स इन बर्ड्स, बिल्कुल, कुकू और क्रो के नेस्ट में बात करिए, या कुकू अपने अंडे जो है ना क्रो के नेस्ट में दे देती है, तो ये बात सही है। कस्क्यूटा लार्ज ग्रीन लीव्स, नो, कस्क्यूटा आपके पास टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ब्लड सकिंग फीमेल मॉस्किटो कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ पैरासाइट, नहीं, इसे हम पैरासाइट के टाइप में नहीं कंसीडर करते, इसे हम वेक्टर के तौर पर कंसीडर करते हैं, क्योंकि पैरासाइट का मेन पर्पस है फूडिंग और लॉजिंग। तो आपके पास ये जो खून चूसता भी है लेकिन लॉजिंग नहीं करता, वहाँ पे रहता नहीं है। दूसरी बात, फूडिंग भी है, वो उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, उसके एग को सिंथेसाइज करने में। फिर लिख रहा है टिक्स ऑन डॉग आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट, गलत, ये एंडोपैरासाइट नहीं होगा, एक्टोपैरासाइट होगा। तो आपके पास सही जवाब तो फर्स्ट है, 140 का फर्स्ट। अगला 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? फिर देखिए लिखा हुआ है डोडो, एक्सटिंक्ट एनिमल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, क्या डोडो ऑस्ट्रेलिया से आपके पास एक्सटिंक्ट हुई है? तो गलत जवाब, ये मॉरिशस की बात है। किसकी बात है? मॉरिशस की। फिर लिखा हुआ है थाइलेसीन एक्सटिंक्ट फ्रॉम रसिया, तो ये रसिया की भी बात नहीं है, ये आपके पास किसकी बात है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से आपके पास एक्सटिंक्ट हुआ है। तीसरी बात आप गौर से पढ़िए, क्वेगा। क्वेगा आपके पास एक हॉर्स जैसे आपके पास स्पीसीज है, एक्सटिंक्ट हुई है, लेकिन ये क्वेगा प्लांट नहीं है मालिक, ये प्लांट नहीं है, ये तो एनिमल है। ऊपर के क्वेश्चन में केयरफुली आपने ये ईयर देखा, यहां पर अफ्रीका देखोगे, क्वेगा देखोगे, आप समझ जाओगे, आप तुरंत आंसर लगा दोगे, लेकिन उन्होंने एक्सटिंक्ट प्लांट लिखा हुआ है, एक्सटिंक्ट एनिमल होना चाहिए। इसका मतलब ये तीनों बातें गलत हैं, आंसर ऑल होगा। तीनों बातें गलत हैं बेटा, आंसर क्या होगा? ऑल। अगला क्वेश्चन बताओ, लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन बिटवीन लाइकेन एंड माइकोराइजा? लाइकेन और माइकोराइजा के रिस्पेक्ट में करेक्ट बात बतानी आपको पता है, दोनों सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, एक एल्गी फंजाई के बीच और एक फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट के बीच, दोनों में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, बोथ पार्टीज आर बेनिफिशियल, कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। बोथ आर नॉन सिम्बियोटिक एसोसिएशन, गलत, और इन दोनों एसोसिएशन में फंजाई एक पार्टनर है, ये बात भी सही है। तो ए, बी और डी, आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? फर्स्ट। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मिनिमम इन नंबर इन इंडिया? मिनिमम नंबर में बात कर पूछ रहा है, इंडिया में मिनिमम नंबर किसका है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो है आपके पास 448 इंडिया में, नेशनल पार्क के नंबर है 19। बताओ बायोस्फीयर रिजर्व के नंबर कितने हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व के नंबर आपके पास होते हैं 14, तो सबसे मिनिमम आपके पास नंबर हो गया थर्ड। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच? बताओ। पहला उन्होंने लिखा हुआ है कि जो म्यूटेशन है रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है, सही बात है।
ह्यूगो डिब्रीज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था इवनिंग प्रिब्रोज पर। नेचुरल सिलेक्शन की बात डार्विन ने कही थी, ठीक है। फिर लिखा म्यूटेशन डज नॉट अफेक्टेड द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, गलत जवाब, बिल्कुल अफेक्ट करेगा, बिल्कुल अफेक्ट करेगा। नेचुरल सिलेक्शन अफेक्ट करेगा, म्यूटेशन अफेक्ट करेगा, जीन का फ्लो अफेक्ट करेगा, जीन का माइग्रेशन अफेक्ट करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपके पास अफेक्ट करेगी, स्मॉल पॉपुलेशन साइज भी अफेक्ट करेगी और सेलेक्टिव मेटिंग भी अफेक्ट करेगी, है ना। तो आपके पास हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के सारे फैक्टर्स पढ़ लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। फिर देखिए लिखा है स्पॉटेड कस्कस ट्रू प्लेसेंटा, नहीं भाई साहब, स्पॉटेड कस्कस को ही हम नम्बेट कहते हैं और ये मार्सुपियल है। क्या है भैया, मार्सुपियल मैमल है, ये आपके पास इसी का नाम है। ये भी ट्रू प्लेसेंटा नहीं है, ये भी मार्सुपियल। जब दूसरा नाम है तो भाई साहब वही तो हुआ ना, बॉबकैट। बॉबकैट हाँ ट्रू प्लेसेंटल है। एडॉप्टिव रेडिएशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है, गलत। यहां पर क्या होगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, थर्ड। 146 लिखा हुआ इन विच टाइप ऑफ बैरियर्स अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द टीयर्स फ्रॉम आईज। आपको बताना है टीयर्स फ्रॉम आईज ये किस तरह की इम्यूनिटी को दर्शाएगा। इनेट इम्यूनिटी में किस तरह की इम्यूनिटी है आपको पता है। इनेट इम्यूनिटी में 4 तरह के बैरियर हैं। एक है फिजिकल, जिसमें स्किन और म्यूकस की कोटिंग आएगी। एक है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में आपके पास टीयर्स ऑन फ्रॉम आई, स्टमक में एसिड, कान में सिरोमिन, आपके पास ये सब फिजियोलॉजिकल होंगे। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ फैगोसिटिक सेल सेलुलर में आएगा। और चौथा बैरियर होगा वायरस इन्फेक्टेड सेल अपने नेवरिंग सेल को इन्फेक्शन से बचाएगी इंटरफेरॉन के जरिए, तो उसे हम कहेंगे साइटोकाइन बैरियर। 4 तरह के बैरियर हैं, ये आपके पास आएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर में। 146 का क्या हो जाना है बेटा, सेकेंड। अगला लिखा हुआ है 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन डबल हेलिक्स मॉडल आर हेल्ड टुगेदर बाय। यार 2 डीएनए के स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि प्रेजेंट हैं आपके पास 2 बेस के बीच। तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं, हाइड्रोजन ठीक है, कोवलेंट नहीं। और एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन में कितने बॉन्ड होंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला 148 डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन विच वायरस। आपके पास कौन से वायरस में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर क्या है, डीएनए। तो भाई साहब कोरोना वायरस जो है वो आरएनए वायरस है। क्यूबी बैक्टीरियोफाज भी आरएनए वायरस है। सर एचआईवी भी आरएनए वायरस है। पोलियो वायरस भी आरएनए वायरस है। इसमें से कोई भी डीएनए वायरस है ही नहीं। आंसर आपका नन हो जाना है। आंसर क्या हो जाना है बेटा, नन। ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहां पर टीएमवी लिखा होता, वो भी आरएनए वायरस होता। आगे देखिए 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के तौर पर कौन है, आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, प्रोटीन नहीं होती। आंसर 4 सही है, बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा। और लास्ट 150 हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है यूज होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में के दौरान, और ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, ठीक है। स्टैटिन आपके पास बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा। लैप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लैप्री बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। वूपिंग कफ आपके बॉडी टेला पर्टूसिस, ये भी आपके पास जो है बैक्टीरियल डिजीज है। चारों बातें सही हैं, चारों बातें सही हैं। आंसर फर्स्ट बनेगा। आंसर क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट। तो आई होप आपको 121 से 150 तक क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। आपके दिन बहुत करीब हैं, एग्ज़ाम आपका आने वाला है। आप अपनी एनर्जी को बनाए रखिए। इस टाइम
देखो, इस टाइम डिप्रेशन होता है, इस टाइम डर भी लगता है, बट डरना नहीं है। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आपने साल भर अच्छे से तैयारी की है। आगे के क्वेश्चन के लिए आप संगम सर का स्वागत करिए। थैंक यू सो मच बेटा। क्वेश्चन नंबर 151, हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट। बेटा इनमें से कितनी मैचिंग करेक्ट हैं, इन्हें सेलेक्ट करना है। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट यूज्ड इन आरएनआई। तो बेटा आरएनए इंटरफेरेंस की मैकेनिज्म में आपने नीमेटोड स्पेसिफिक जीन बनाने के लिए ट्रांसपोसून का यूज किया था, और बेटा इसे आपने मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहा था। और बेटा इसे सबसे पहले बारबरा मैकलिंटॉक ने खोजा। खोजने के लिए सैंपल यूज किया गया था मेज। बेटा मेज में इसे खोजा गया, तो फर्स्ट केस हो गया ट्रू। आरएनआई की मैकेनिज्म इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए नहीं बेटा, पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के काम में आई, और नीमेटोड रेजिस्टेंट एमआई के लिए मैकेनिज्म अप्लाई हुई। ये मैकेनिज्म सारे यूकैरियोट की सेलुलर डिफेंस की मैकेनिज्म है, और आरएनआई को सेलुलर डिफेंस कहा गया। ठीक है बेटा, क्राई फर्स्ट एबी का यूज कॉटन बॉल वर्म को बनाने से मुक्ति पाने के लिए किया गया। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉटन बॉल वर्म से मुक्ति पाने के लिए क्राई फर्स्ट एसी का यूज किया गया, और क्राई सेकेंड एबी का भी यूज किया गया। तो अपने पास बेटा चारों मैचिंग हो गई करेक्ट। सो 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोसून यूज्ड इन। बेटा अभी हम लोगों ने बात किया कि जो ट्रांसपोसून था ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट था। मेज में इसे खोजा गया, मेज में इसे खोजा गया, बारबरा मैकलिंटॉक ने खोजा, बारबरा मैकलिंटॉक ने इसे खोजा। तो ट्रांसपोसून आरएनआई से जुड़ी प्रोसेस है। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, और पार्थेनियम को पॉलिन एलर्जी के लिए आपने याद किया था। तो 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें 153, डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी वर्क बाय मेंडल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट इन RRY जीनोटाइप। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में RRYY जीनोटाइप कितने बनेंगे। तो बेटा हम लोगों को मालूम है कि अगर फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड का 9:3:3:1 बना, तो अपने आप अपने पास बेटा स्मॉल r वाई बनने का जो रेशियो है ये 1 होता है, और स्मॉल वाई स्मॉल आई रेसेसिव पेरेंट को रिप्रेजेंट करता है, रेसेसिव पेरेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बेटा 16 प्रोजनी टोटल बनती हैं, उनमें से एक का रेशियो निकालना है। तो अपने पास हो गया 1/16 इंटू 100, और हमारे पास रेशियो आ जाएगा बेटा 6.25%। क्योंकि रेसेसिव पेरेंट होमोजाइगस रेसेसिव हैं, वो 1 के परसेंट में बनते हैं। तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें 154, व्हाट विल बी यू कॉल द 2n+1 क्रोमोसोमल सेटअप। तो बेटा अगर 2n+1 की कंडीशन आती है तो इसे हम लोग ट्राइसोमी कहेंगे, इसे हम लोग ट्राइसोमी कहेंगे। और अगर बेटा 2n-1 की कंडीशन आ जाए
तो इसे नलीसोमी कहेंगे। और 2n प्लस 2n की कंडीशन आ जाए इसे हम लोग टेट्रासोमी कहेंगे। और अगर 2n माइनस 2 की कंडीशन आ जाए तो इसे डबल नलीसोमी कहेंगे। तो 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 155 की जरा बात करी जाए। 155 which of the following statement about muscles contraction are correct? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को याद करें और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसे देखें। तो बेटा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, न्यूरल सिग्नल रीच टू मोटर इंड प्लेट। यस, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो मोटर इंड प्लेट तक पहुंचता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन। यस, मोटर न्यूरॉन ही सिग्नल को लेकर आते हैं जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत करते हैं। ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आइसोट्रॉपिक बैंड कैन इलोंगेट। बेटा इस आइसोट्रॉपिक बैंड को आपने आई बैंड कहा था, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आई बैंड जो होता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो बेटा ये रिड्यूस हो जाएगा, और अगर ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये इलोंगेटेड नहीं हो सकता। जो जेड लाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट करके बेटा क्लोज आ जाती है, एच जोन डिसअपियर हो जाता है, ए बैंड की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, सार्कोमियर शॉर्टन हो जाता है, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड ओवर करता है। तो भाई थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बार बार अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा और बेटा मसल्स फैटिग्ड हो जाएगी, फैटिग्ड हो जाएगी। तो ये भी ट्रू हो गया। तो अपने पास मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेटा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ की कहानी सही हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। और याद रखेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को देने का क्रेडिट हक्सले एंड हक्सले को जाता है। इसे आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। बेटा इनमें से कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है? इनमें से कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है? तो देखें भाई, बेटा क्रेनियल बोन एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है, फेशियल बोन एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है, स्टर्नम भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है, गर्डी रिलेटेड बोन अपेंडिकुलर का पार्ट होता है, जो यहां मेंशन नहीं है। बेटा एक भी मैचिंग इनकरेक्ट नहीं है। तो 156 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? बेटा इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हैं? तो 157 इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखें, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, एम्ब्रियो आर ऑलवेज इनटू द यूट्रस। बेटा एम्ब्रियो के ट्रांसफर की मैकेनिज्म में एम्ब्रियो हमेशा यूट्रस में ही ट्रांसफर नहीं होता है, हमने फैलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर होते देखा। तो फर्स्ट केस हो गया इनकरेक्ट। ओनली आईयूडी इज यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर हमने केवल आईयूडी को यूज होते नहीं देखा, बेटा हम लोगों ने ओरल पिल्स को भी यूज होते देखा, ओरल पिल्स को भी यूज होते देखा, जो प्रोजेस्टेरॉन रिच भी हो सकती थी और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन भी रखती हैं। तो सेकंड इज फर्दर इनकरेक्ट। Contraceptives are regular requirement for maintenance of reproductive health। अब अपने पास गाड़ी आती है, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव का रिक्वायरमेंट रेगुलर होता है? नहीं बेटा, नॉट। जब रिक्वायरमेंट है तब उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो ये बात भी गलत हो गई। स्टेरिलाइजेशन इस मेथड आर हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज वेरी हाई। तो अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है तो बेटा इसकी रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर होती है, वेरी हाई नहीं। तो अपने पास 157 के लिए बेटा
चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। तो 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट G2 phase a period of cytoplasmic growth, meiosis called reduction division since reduce the chromosome number half while making the। बेटा जब हम लोग G1 की बात करते हैं और G2 की बात करते हैं तो बेटा इन्हें ग्रोथ फेस भी कहा जाता है, इन्हें ग्रोथ फेस भी कहा जाता है, इन्हें गैप भी कहा जाता है। अगर कुछ याद हो जाए तो इन ग्रोथ फेस में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस चला करती है। तो फर्स्ट केस इज ट्रू। और बेटा मियोसिस को आपने रिडक्टिव डिवीजन कहा है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, गेमीट बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट हो गए करेक्ट। सो 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें 159, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट the arrangement of ovule within the ovary is known as inflorescence। तो बेटा ओव्यूल का ओवरी में अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहलाता है, प्लेसेंटेशन कहलाता है। और फ्लोर मेन एक्सेस पर बेटा स्टेम एक्सेस पर फ्लावर के अरेंजमेंट को इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया इनकरेक्ट। If the fruit form without fertilization is called polyembryony, अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो बेटा इसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहेंगे, कार्पी कहेंगे। अब बेटा पॉलीएम्ब्रियोनी मोर देन वन एम्ब्रियो बनने की प्रोबेबिलिटी को पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। सारे जिम्नोस्पर्म पॉलीएम्ब्रियोनी शो करते हैं और सम एंजियोस्पर्म पॉलीएम्ब्रियोनी शो करते हैं। सिट्रस और मैंगो को याद रखते हैं। तो बेटा अब दोनों स्टेटमेंट तो हो गए इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन 159 इज ऑप्शन फर्स्ट। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट? बेटा इनमें से कितनी मैचिंग करेक्ट हैं जरा उसे देखें। तो देखो भाई, मेगा स्पोर मदर सेल साइट ऑफ मियोसिस होती है, ये होती है 2n, ये बात हो गई गलत। माइक्रो स्पोर मदर सेल भी होती है 2n, बेटा ये भी साइट ऑफ मियोसिस, ये बात हो गई गलत। अब बेटा जो पॉलिन ग्रेन होते हैं ये n होते हैं हैप्लॉइड, ये बात हो गई सही। बेटा एम्ब्रियो सैक मेगा स्पोर के डेवलपमेंट से बने हैं, ये फर्दर होते हैं n, ये बात हो गई गलत। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, हर सेल की प्लॉइडी n। तो हमें क्या ढूंढना था बेटा? हमें करेक्ट मैचिंग ढूंढनी थी और करेक्ट मैचिंग तो अपने पास एक ही है। तो 160 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 161 की बात करें, 161 की जरा बात करें। हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट विद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड जीनस? तो लाइन लीपर्ड टाइगर को याद किया था, ये सब पैंथेरा जीनस के मेंबर हैं। पैंथेरा पार्डस को लीपर्ड कहा गया था, पैंथेरा लियो को लाइन कहा गया था। अब बेटा हाउस फ्लाई के जीनस को हॉस्टिका नहीं कहते हैं, हाउस फ्लाई के जीनस को मस्का कहा जाता। अब बेटा मैंगो का बॉटेनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका है, तो मैंजीफेरा जीनस हो गया। पोटैटो को सोलेनम कहा गया था, तो टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल 3 डिफरेंट स्पीसीज बिलोंग्स टू कॉमन जीनस सोलेनम। और हमें करेक्ट मैचिंग ही ढूंढनी है। तो बेटा 5 में से 1 इनकरेक्ट है और 4 करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, मॉल्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन दैट। बेटा मॉल्स का एक्सपेरिमेंट क्या एक्सप्लेन करता है? तो अगर याद करें कि हम लोग बेटा जो मॉल्स का एक्सपेरिमेंट था 1 मॉल ने किया,
इसे आपने हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहा, और इस हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में आपने KOH से भीगी कॉटन का यूज किया था, कॉटन का यूज किया था, और ये KOH की कॉटन CO2 एब्जॉर्बेंट बनी थी, एब्जॉर्बेंट बनी थी। जो कवर्ड पार्ट था, यहां बेटा I2 टेस्ट निगेटिव आया था, इसका मतलब यहां स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हुई थी। इससे प्रूव हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस को करने के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बेटा बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होती है। तो 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 163 की बात करें, गिवन डायग्राम बिलोंग्स टू विच प्लांट। अब सबसे पहले डायग्राम को देखें, और बेटा डायग्राम में आप पहचानने की कोशिश करें। देखो भाई, सबसे पहले इस अरेंजमेंट को देखें। बेटा ये पेटल का अरेंजमेंट है, और जो पेटल है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो कर रही है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो कर रही है। उसके बाद बेटा स्टेमन को देखें, तो स्टेमन बेटा 9+1 अरेंजमेंट शो कर रहा है। ओवरी को देखें तो मेरी ओवरी बेटा मोनोकार्परली नजर आ रही है, और अगर ये सारी प्रॉपर्टी मिल जाती हैं तो ये जिस फैमिली को बिलोंग करेंगी बेटा इसे फेबेसी कहेंगे, और फेबेसी को रिप्रेजेंट करने वाला मेंबर बेटा सोयाबीन कहलाता है। तो आप फ्लोरल डायग्राम देख के फैमिली पहचानना सीख जाएं, फ्लोरल फार्मूला देखकर भी फैमिली को आइडेंटिफाई कर लें। अगर फैमिली आइडेंटिफाई होगी तो बेटा एग्जाम्पल भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो हम लोगों को याद रखना होगा मोनोकार्परली ओवरी फेबेसी, बाई कार्परली सोलेनेसी और ब्रेसिकेसी, और ट्राई कार्परली लिलिएसी एडिशनल फैमिली को छोड़कर। नेक्स्ट देखें 164, फाइलोड इज प्रेजेंट इन। बेटा जो फिलोड होता है इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पीटियोल, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पीटियोल, लीफ पीटियोल। और ये मॉडिफिकेशन होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, देखने को मिलता है बेटा ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। तो फाइलोड मॉडिफिकेशन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में मिलेगा। तो 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। बेटा अपुंसिया, अपुंसिया और यूफोर्बिया में फाइलोक्लैड मॉडिफिकेशन मिलता है, फाइलोक्लैड मॉडिफिकेशन मिलता है। ये मॉडिफिकेशन स्टेम मॉडिफिकेशन है, फ्लैशी सकुलेंट स्टेम हो जाता है, और पर्पस है फोटोसिंथेसिस का। तो ऐसे प्लांट बेटा जिनमें लीफ स्पाइंस में बदल जाती हैं उनमें स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है। अब अपने पास ये फाइलोक्लेड मॉडिफिकेशन या तो सिलेंड्रिकल मिलता है या फ्लैटेंड मिलता है। अगर सिलेंड्रिकल मिलेगा तो यूफोर्बिया को याद रखना होगा, और फ्लैटेंड मिलेगा तो अपुंसिया को याद रखना होगा। बेटा जब एस्परगस की बात करते हैं तो यहां क्लैडोड मॉडिफिकेशन मिलता है, क्लैडोड मॉडिफिकेशन मिलता है, और ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। तो 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलांगेशन ऑफ स्टेम some cells left behind from the shoot apical मेरिस्टेम। तो एनसीईआरटी की लाइन है, सब बनाने के बाद जो बच जाता है बेटा इसे एक्सिलरी बड कहते हैं, और इससे हम लोगों ने टेंड्रिल बनते भी देखा, इससे हम लोगों ने थॉर्न भी बनते देखे।
तो 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। इंटरकैलरी मेरिस्टम रीजनरेशन ऑफ ग्रासेस के लिए याद रखें प्राइमरी मेरिस्टम है, इंटरनोडल इलांगेशन भी कराता। लेटरल मेरिस्टम सिलेंड्रिकल मेरिस्टम है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। और कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार। 166 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, फर्स्ट इज स्ट्रोबलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल and microsporangia called microsporangiate are female strobili। तो हमें मालूम होना चाहिए अगर लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया तो माइक्रोस्पोरोफिल कहलाएगी, इसे आप माइक्रोस्पोरेंजिएट कहेंगे। बेटा ये फीमेल कोन नहीं बनाती, ये मेल कोन बनाती है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल विथ मेगा स्पोरेंजिया, अगर लीफ बियरिंग मेगा स्पोरेंजिया है तो इसे मेगा स्पोरेंजिएट कहेंगे। और मेगा स्पोरेंजिएट कहेंगे तो बेटा ये बनाती है मेल स्ट्रोबलाई नहीं फीमेल स्ट्रोबलाई बनाती है। तो ये बात भी हो गई गलत। तो बेटा 166 बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें 167, the region of the stem where leaves born are called node and internode is a portion between two node। तो बेटा अगर आपका स्टेम केस का याद है तो बेटा स्टेम में नोड इंटरनोड पाए जाते हैं और स्टेम में नोड इंटरनोड पाए जाते हैं। तो दो नोड के स्पेस को, ये हो गया नोड, ये हो गया नोड, इनके बीच के पार्ट को इंटरनोड कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया ट्रू। ऑल स्टेम परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज फूड सपोर्ट प्रोडक्शन वेजिटेटिव। अब बेटा हम लोगों ने स्टेम के बहुत से मॉडिफिकेशन को देखा, इसमें फाइलोक्लेड मॉडिफिकेशन था जो फोटोसिंथेसिस के लिए भी काम में आता है। इसका मतलब सारे स्टेम केवल स्टोरेज प्रोटेक्शन के काम में नहीं आते बल्कि बेटा कुछ फोटोसिंथेसिस के काम में भी आते हैं। तो 167 स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। तो 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें 168, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। बेटा हम लोगों ने बात करी थी कि जो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है वो एलएच सर्ज को ट्रीट करता है। एलएच सर्ज वो टाइम पीरियड है जब बेटा ओवुलेशन देखने को मिलता है। तो जब एलएच अपनी पीक पर होता है तब ओवुलेशन होता है, उसी समय एस्ट्रोजन भी अपनी पीक पर होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया ट्रू। नेक्स्ट देखें ऊगोनल, फिर हमें याद रखना है हमें बेटा इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। Oogonal start proliferate and give rise functional ova regular from puberty to onward। अब बेटा हमें अगर याद है तो बेटा oogenesis की शुरुआत तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय से हो जाती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय से ही शुरू हो जाती है। तो ये केस प्यूबर्टी के बाद का नहीं है। सो सेकंड स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। और सेमिनल प्लाज्मा एलॉन्ग विद स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट सेमन, यस सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म और जुड़ जाएं तो इसे सीमेन कहेंगे। और प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई ड्यूरिंग पोस्ट ओवुलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बेटा पोस्ट ओवुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम बनता है और ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है। तो आफ्टर ओवुलेशन इसकी प्रेजेंस हाई हो जाती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज फर्दर ट्रू और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था। तो 168 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें अ मदर एंड फादर ऑफ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ मदर एंड फादर। बेटा अगर कोई सन ओ पॉजिटिव ब्लड का ग्रुप का होगा
तो जरा बताओ मदर और फादर के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा। तो हमें मालूम होना चाहिए मदर और फादर अगर हीट्रोजाइगस होंगे, मदर और फादर अगर बेटा हीट्रोजाइगस होंगे तभी ओ ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी बनेगी। होमोजाइगस की कंडीशन में कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा। हो ठीक है, मदर इज हीट्रोजाइगस ए एंड फादर इज होमोजाइगस, किसी भी पेरेंट को होमोजाइगस नहीं होना पड़ेगा। तो सारे होमोजाइगस के ऑप्शन तो रेस से हट जाएंगे, तो अपने पास ऑप्शन बच जाएगा ऑप्शन थर्ड। 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें 170, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो बेटा इनिशिएशन फैक्टर को हम लोगों ने सिग्मा फैक्टर कहा है। ओकाजाकी सेगमेंट जो होते हैं उन्हें डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट, लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। अब बेटा एयूजी इनिशिएशन कोडान होता है, ड्यूल फंक्शन करता है, मैथियोनिन बनाता है, एंटी कोडान टीआरएनए पर पाए जाते हैं, रेगुलेटर जीन रिप्रेसर मॉलिक्यूल को बनाती है। तो 170 करेक्ट ऑप्शन इज 170 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। वन 171 देखें, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन का करेक्ट सीक्वेंस देखें। चलो तो बेटा रामापेथिकस से ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, ऑस्ट्रेलियोपेथिकस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से क्रोमैग्नन और क्रोमैग्नन से मॉडर्न मैन होमो सैपियंस। तो बेटा करेक्ट सीक्वेंस तो फर्स्ट ही हो गया। अब बेटा इरेक्टस पहले आया है और होमो सैपियंस बाद में आए हैं। अब रामापेथिकस पहले आया है, ऑस्ट्रेलियोपेथिकस बाद में आए हैं। ऑस्ट्रेलियोपेथिकस पहले आया है और होमो हिबिलिस बाद में आए हैं। तो 171 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड टू एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इज रिलेटेड विद। बेटा टैग पॉलीमरेज कौन सी प्रोसेस से जुड़ा है। तो हम लोगों ने बार बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इट इज रिलेटेड विद पीसीआर। अब ये जो टैग पॉलीमरेज होता है बेटा ये थर्मोस्टेबल होता है, ये थर्मोस्टेबल है और इसे थर्मस एक्विटिकस से निकाला जाता जो एक बैक्टीरिया है। क्योंकि आपने सबसे पहले डीनेचुरेशन में 94 डिग्री देख ली थी, तो अब जो भी एंजाइम एक्सटेंशन के लिए होगा वो ऐसे हाई टेम्परेचर में सरवाइव करने वाला होना चाहिए। जीन क्लोनिंग बेटा एक तरह का एसेक्सुअल प्रोसेस कहलाई थी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी जीएमओ बनाने की, आरडीएनए बनाने की टेक्निक कहलाई। तो 172 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो बेटा 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल माइस बनाए गए। जेनेटिक रिसर्च को परमिशन देने वाला ऑर्गेनाइजेशन जीईसी कहलाता है। पीसीआर बेटा अर्ली डायग्नोस्टिक टेक्निक के काम में आता है। गोल्डन राइस विटामिन ए रिच है। तो 173 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन फर्स्ट। एक ही मैचिंग कर ली जाएगी तो मैचिंग तक आप पहुंच जाएं। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन विद द गिवन टेबल। चलो भाई, क्राई फर्स्ट एसी का यूज आपने कॉटन बॉल वर्म से मुक्ति पाने के लिए किया था। क्राई फर्स्ट एसी का यूज आपने कार्न बोरर के लिए किया था।
ई कोलाई का यूज करके ह्यूमन इंसुलिन बनाई और आरएनए से आपने नीमेटोड से मुक्ति पाई थी। तो 174 फर्दर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A4, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें 175। चले, हम लोगों ने बेटा रिसोर्स पार्टीशनिंग मैकआर्थर के अकॉर्डिंग वार्बलर्स पर देखी, कॉमन सलिस्म के तौर पर कैटल और एरगेट कैटल को देखा, प्रेडेशन के तौर पर रॉकी इंटरटाइडल एरिया में पिजास्टर को देखा, गॉस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के कारण आपने बर्नकेल को याद किया था, सुपीरियर वन इलिमिनेट इंफीरियर वन। तो 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ट्री इकोसिस्टम। बेटा ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर कैसे देखने को मिलता है? अब आपको याद होना चाहिए, दो केस पढ़े थे, नंबर का इकोसिस्टम ट्री का और बायोमास का सी, दोनों इन्वर्टेड होते हैं, इसे आप याद रखें। 176 करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। अब बेटा जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है और बाकी सब फिक्स नहीं, तो एनर्जी का पिरामिड केवल हमेशा अपराइट होता है। नेक्स्ट देखिए 178। कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेटा इनमें से कस्कुटा किसका एग्जाम्पल है? 177 देखें, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन डिफरेंट लेवल ऑफ फूड चेन। बेटा जो बायोमास फूड चेन में पाया जाता है उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उन्हें स्टैंडिंग स्टेट कहेंगे। तो 177 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। कस्कुटा इज ए एग्जाम्पल ऑफ, बेटा ये कस्कुटा किसका एग्जाम्पल होता है? तो कस्कुटा प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है, और बेटा ये एक्टोपैरासाइट होता है, ये एक्टोपैरासाइट होता है। ये वेरियस मोनोकाट और वेरियस डाइकॉट प्लांट के ऊपर पाया जाता है। बेटा ये अल्फा अल्फा प्लांट के पास के ऊपर भी है, अल्फा अल्फा के पास भी है, टोमेटो के ऊपर भी होता है, और बेटा पोटैटो के ऊपर भी होता है। तो 178 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए क्लास ऑफ एंजाइम कंटेन लाइसोसोम। तो बेटा जो लाइसोसोम होता है ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, गाल्जी बॉडी से बनता है, हाइड्रोलेस एंजाइम रखता है जो बेटा एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। तो हाइड्रोलेस एंजाइम लाइसोसोम रखता है जो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, चारों तरह के देखने को मिलते हैं। इसे आप लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। आरक्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज, तो बेटा ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू मोर देन 1 होता है, और आपको अगर याद है मेलिक एसिड, तो बेटा मेलिक एसिड का आरक्यू 1.33 होता है। तो प्लांट 4 तरह के रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का यूज करते हैं और एनिमल 3 तरह का होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज अगर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट तो उसका इक्वल टू 1 आरक्यू होगा, और प्रोटीन फैट का लेस देन 1 होता है, 9.9 और 0.7 होता है। और ऑर्गेनिक एसिड अगर मेलिक एसिड है तो ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू मोर देन 1 होता है, इसे याद रखेंगे। प्योर ग्लूकोज तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर यूज होगी, लेकिन प्योर प्रोटीन और फैट कभी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर यूज नहीं होगा। 180 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड।